स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी अभियांत्रिकी पदार्थ सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट का पूरा अध्ययन करेंगे कि इस चैप्टर से जो चैप्टर फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन यानी मटेरियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आते हैं और कौन से क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आते हैं। तो देखिए आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा अभियांत्रिकी पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसको जानने से पहले देखिए पदार्थ जो है मान लीजिए कुछ ना कुछ चीज़ों से मिलकर बना होगा, धातु हो गई, अधातु हो गई, बहुलक हो गई, मतलब कुछ ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो धातु अधातु उससे मिलकर पदार्थ बना होगा। तो सबसे पहले पदार्थ की डिफिनीशन थोड़ी सी देख लेते हैं। हालांकि पदार्थ की डिफिनीशन आएगी नहीं, मतलब सबको मालूम भी होगी, धातु अधातु क्या होती है सबको मालूम भी होंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं बेसिक, उसके बाद से एडवांस चीज़ें देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिए, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले जो आपका पदार्थ होता है वो पदार्थ विज्ञान मतलब होता क्या है। देखिए पदार्थों का विज्ञान है क्या, आखिर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है यही इंट्रोडक्शन है, परिचय है पदार्थों के बारे में। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण का अध्ययन करते हैं। मतलब यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं और इसी गुण के आधार पर हम विभिन्न वस्तुओं का आवश्यकता अनुसार निर्माण करते हैं। कहने का मतलब क्या है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं और जो गुण हैं उसी के आधार पर जो मतलब जितने गुण हैं उसी के आधार पर हम विभिन्न वस्तुओं का अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, मतलब वस्तुओं को निर्मित करते हैं। अथवा में यहाँ पे देखिए एक और डिफिनीशन आप बोल सकते हैं यहाँ पे, अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी अभियांत्रिकी पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं तथा इन्हीं गुणों के आधार पर हम विभिन्न वस्तुओं का आवश्यकता अनुसार निर्माण करते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी अभियांत्रिकी पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, तो अभियांत्रिकी पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिख रहा होगा धातु, उसके बाद से अधातु, उसके बाद से सम्मिलित रूप से बने पदार्थ। सम्मिलित रूप से बने पदार्थ मतलब जो आप मिश्र धातुएं कहते हैं, ठीक है। फिर सेरेमिक्स, फिर बहुलक, फिर एडवांस पदार्थ। तो देखिए आपको धातु और अधातु बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है मिश्र सम्मिलित बने रूप से बने पदार्थ यानी जो जिसको आप मिश्र धातु कहते हैं, इसको भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बात फंसती है यहाँ पे सेरेमिक्स और बहुलक भी आप पढ़े होंगे। तो चलिए थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि धातु क्या होते हैं। जैसे पहले कि सबको मालूम होगा वे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। फिर अधातु क्या हो गए, वे पदार्थ जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, इसके अलावा गंधक, हाइड्रोजन और अक्रिय गैसें जितने हैं उसको मतलब वो सब अधातु मानी जाती हैं। फिर सम्मिलित रूप से बने पदार्थ यानी क्या कहते हैं, जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु यानी मिश्र धातु को एलाव, इंग्लिश में एलाव कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया इस्पात, कांसा, पीतल। मिश्र धातु मतलब वो धातु रहेंगे, 2 धातु रहेंगे, उसमें 2 धातु को मिक्स करके, सिंपली समझिए कि 2 धातु को मिक्स करके, उसमें अधातु नहीं रहते हैं, 2 धातु को मिक्स करके मतलब मिश्र धातु बनाया जाता है। फिर से उपधातु, यहाँ पे उपधातु है नहीं लेकिन फिर भी आप जान जाइए, ये भी मतलब आपके नॉलेज में रहेगा। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे आप एंटीमनी देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है सेरेमिक्स की, ठीक है। यहाँ पे ये सेरेमिक्स आपको दिख रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें का। देखिए जो सेरेमिक्स होती है, तो सेरेमिक्स क्या होती है, धात्विक एवं अधात्विक तत्वों के मध्य सेरेमिक्स आते हैं, ठीक है। जो धात्विक तत्व हो गए और अधात्विक तत्व हो गए, इसके मध्य सेरेमिक्स आते हैं। ये अधिकतर ऑक्साइड, नाइट्राइड्स तथा कार्बाइड्स होते हैं। सेरेमिक्स की रेंज एक लंबी रेंज होती है, ठीक है। अब देखिए ये मटेरियल्स विद्युत तथा ऊष्मा के विरुद्ध एक विशेष रूप से कुचालक होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मटेरियल्स विद्युत या
ऊष्मा के विरुद्ध एक रूप से क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल में Al2O2 जैसे अल्मीनियम ऑक्साइड कहते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ पे सिरेमिक्स की डिफिनीशन पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुलक, बहुलक आप पढ़े भी होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बहुलक क्या होता है, उच्च अणुभार वाले वृहद मतलब बहुत बड़ी संख्या वाले यौगिक होते हैं जो वस्तुओं को मतलब ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो बहुलक के जैसे ये भी पदार्थ में आ गया, जैसे इसमें थर्मोप्लास्टिक, आपको बहुलक जैसे कई प्रकार के दिखेंगे, जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर बहुलक के मतलब उसके वर्गीकरण होता है, संरचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ क्या करना है, जो आपके 3 होते हैं, थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक और एलास्टोमर्स, इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आपका जो बहुलक तो आप जान गए, लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये रेखीय बहुलक होते हैं। इन्हें हम कई बार गर्म या जलाकर दूसरे आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक आपको दिख रहा है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ये रेखीय बहुलक होते हैं। इन्हें हम कई बार गर्म या जलाकर दूसरे आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आप पॉलीथीन देखे होंगे, ठीक है, आप सभी लोग पॉलीथीन देखे होंगे, उसको जलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पॉलीथीन को हमने जलाया तो कुछ उसमें से गिरता है, मान लीजिए कि जो उसका पदार्थ जल के बचता है, तो कुछ मान लीजिए कि इस प्रकार से आपका ज़मीन पे गिर गया है। अगर इसको आप इकट्ठा करके फिर जला सकते हैं और फिर जला करके किसी एक निश्चित आकार में उसको मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गोला बना दिया हमने, जैसे आप हाथ से कभी बनाते भी होंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ठीक है। अगर वही अगर यहाँ पे रहता कि थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग में क्या होता है, एक बार अगर आपने उसको जलाया तो उसको आप क्या करेंगे, दोबारा नहीं जला सकते। थर्मोसेटिंग ये केवल एक बार गर्म हो सकते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग केवल एक बार गर्म हो सकते हैं। ठंडा करने पर वे जिस आकृति में ढलते हैं सदा उसी में रह जाते हैं, उन्हें दोबारा नर्म करके ढाला नहीं जा सकता। जैसे बैकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे आपने देखा होगा। चलिए एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर एक बोर्ड होगा, ठीक है, जिसमें स्विच लगी रहती है। ठीक है, अब जो बोर्ड आती है और जो स्विच आती है, अगर आप कभी ऐसे प्रैक्टिकली देखिएगा, अगर आप स्विच को जलाएंगे, अगर आप स्विच को आग से जलाएंगे तो वो एक प्रकार का ऐसा राख बन जाएगा, जिसे अगर आप सोचेंगे कि दोबारा जला करके कुछ मतलब उसको आकार में परिवर्तित कर ले तो वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो जलेगा नहीं। अगर वहीं पॉलीथीन रहती तो वो जल जाता, पॉलीथीन अगर रहेगी तो वो जल जाएगा। तो इसलिए कि पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, और जो आपका ये स्विच हो गया, ये मान लीजिए कि ये पॉलीथीन हो गया, ये थर्मोप्लास्टिक होगा इसका उदाहरण। और जो आपका स्विच हो गया, आपने स्विच देखा होगा, लाइट की स्विच की बात कर रहा हूँ, तो वो आप अगर जलाएंगे तो उसके बाद से आप उसको दोबारा जला करके गर्म करके किसी आकार में ढाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक। अब बात आती है एलास्टोमर्स की, कि एलास्टोमर्स क्या होता है। अब देखिए इलास्टोमर्स होता क्या है। इलास्टोमर्स जो होता है वो आपका एक रबर टाइप का होता है, एक रबर टाइप का बहुलक होता है। जैसे आपने देखा होगा नेचुरल रबर, स्टाइरीन, सिलिकॉन, इलास्टोन, मतलब ये सब नेचुरल रबर, समझिए एक रबर टाइप के होते हैं जो इलास्टोमर्स होते हैं, रबर टाइप व्यवहार करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैंने पदार्थों विज्ञान के मतलब डिफिनेशन बता दिया, पदार्थों का वर्गीकरण मतलब बता दिया था ऊपर। अब देखिए इसके बाद से जो आपके मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाला इंटरफेस, अभियांत्रिक पदार्थों का वर्गीकरण, तो जहाँ पे ये जो धातुएं, अधातुएं और समृद्ध रूप से बने पदार्थ, ठीक है, ये तीनों आपको दिख रहे हैं। इसको समझिए आप एक मान लीजिए, एक मत मानिए, मतलब वैसे एक मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जो आपके धातु होते हैं या फिर मिश्र धातु होते हैं, वो उनका भी वर्गीकृत किया जाता है। मतलब धातु और जो आपके मिश्र धातु हो गए उनका भी वर्गीकृत, जो एलाव होते हैं तो उनका भी वर्गीकृत किया जाता है। किस बेस पे, चलिए मैं उसको पहले फिगर को दिखा दूँ आपको। ये देखिए जो आपके मेटल्स यानी धातु और एलाउज होते हैं, मिश्र धातु जिसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मीन्स जिनमें आयरन की मात्रा होती है, मतलब जिनमें आयरन होते हैं। नॉन फेरस मीन्स जिनमें आयरन की मात्रा नहीं होती है। और फेरस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। स्टील, एक स्टील होता है इसका प्रकार, और दूसरा प्रकार होता है कास्ट आयरन। अब स्टील क्या होता है, जैसे आपको मालूम होगा स्टील, आप किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि आपने बॉक्स में कुछ रखा है, जैसे आपने लोहे की बॉक्स में यूटेंसिल्स में कुछ भी रखा है, तो आप उसमें क्या करते हैं, स्पून यानी चम्मच को डालते हैं कि हाँ हम उससे निकाल लें। तो देखिए जब आप आयरन में कार्बन कंटेंट मिलाते चले जाते हैं, पहले थोड़ा सा मिलाया,
कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई उसकी, फिर कार्बन मिलाया और कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई। और आयरन का काम क्या 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 होता है, मैग्नेटाइज करना। लेकिन अगर आप उससे ये क्वालिटी नहीं चाहते हैं तो जैसा आप स्पून बॉक्स में रखे, मतलब आप बॉक्स में कुछ रखा है, आप स्पून डालेंगे तो वह तो उसी में चिपक जाएगा। तो उसी क्वालिटी को रिफ़र करने के लिए आपने क्या किया, स्टील बनाया। तो इसके लिए आपको कार्बन की कम से कम 0.3 से लेकर के 2% तक कार्बन मिलाना पड़ता है। मतलब जो आपके आयरन है उसमें 0.5 से लेकर के 2% तक कार्बन मिलाना पड़ता है। उसके बाद से आपका स्टील बन जाता है। तो स्टील जो कि आपके बॉक्स में मतलब मैग्नेटाइज नहीं करेगा। तो इसी प्रकार जो आपके फेरस होते हैं, यहाँ पे फेरस ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टील और कास्ट आयरन। तो स्टील में क्या होता है, उसमें वो जैसे आपने कॉइन्स देखे होंगे, मतलब पहले के सिक्के थे जो मैग्नेटाइज होते थे, मतलब चिपकते थे। लेकिन अभी कई सिक्के आ रहे हैं जो मैग्नेटाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब चिपक नहीं रहे हैं। तो इसीलिए बनाया जा रहा है। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ रखी है बॉक्स में, तो आप जैसे मान लीजिए कि चम्मच से अगर डालते, जैसे अगर वो मैग्नेटाइज करता है, अगर थोड़े चुंबकत्व का उसमें गुण होता तो उसको चिपका लेता है। लेकिन क्या होता है, जो स्टील का बनाया जाता है इसीलिए कि वो उसमें चिपके ना। फिर कास्ट आयरन मतलब जिसमें आयरन की मात्रा होती है, जो मतलब समझिए उसमें आयरन होता है। अब देखिए नॉन फेरस में क्या होता है, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन की मात्रा हो ही ना। जैसे कॉपर एलाउज, तो कॉपर का ही केवल मिश्र धातु होगा, केवल कॉपर को ही मिक्स करके बनाया गया होगा, उसमें आयरन की मात्रा साफ नहीं होती है। जैसे निकल एलाउज मतलब निकल के ही मिश्र धातु, और एल्युमिनियम एलाउज। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए बेसिक टॉपिक की ओर चलते हैं हम। अब ये चीज़ें आपको मालूम चली गई, इसमें से काफ़ी से जैसे जो एग्ज़ाम के लायक है उसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सेरेमिक्स बारे में कभी कभी पूछ लेता है। और जो आपके एडवांस पदार्थ होते हैं, एडवांस पदार्थ होते क्या हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट ऑप्शन पे, मतलब एडवांस मटेरियल। तो जिन पदार्थों का उपयोग उच्च तकनीकी या उच्च तकनीकी क्षेत्रों में अनुप्रयोग में किया जाता है, उन्हें एडवांस मटेरियल्स कहा जाता है। किसको, जिन पदार्थों का उपयोग उच्च तकनीकी या उच्च तकनीक के अनुप्रयोगों, हाई टेक एप्लीकेशन में किया जाता है, उन्हें एडवांस मटेरियल कहा जाता है। यहाँ उच्च का अर्थ, यहाँ पे उच्च तकनीक से अर्थ जैसे कि जैसे कोई हम युक्ति बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपको अपेक्षाकृत काफ़ी जटिल हो, ठीक है, जटिल सिद्धांत पर कार्य करता है, उससे है यहाँ पे, ठीक है। तो एडवांस मटेरियल आपका आता नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात जो है, जो आपके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और देखिए इसमें बहुत से टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पहला हो गया यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी गुण, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तीसरा हो गया ऊष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज, चौथा हो गया रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, और पांचवा हो गया विद्युत गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, छठा हो गया चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और सातवां हो गया भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए एग्जाम में आपके कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा मतलब रासायनिक प्रॉपर्टी, पदार्थों की रासायनिक गुण, मतलब पदार्थों की रासायनिक गुण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब देखिए जितने आपको सातों दिख रहे हैं ना, इसमें कई टॉपिक्स हैं। चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसमें हर एक चीज़ के अलग अलग टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि पहला आपको दिख रहा है यांत्रिक गुण, तो यांत्रिक गुण के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, मतलब इसमें लगभग 8-10 डिफिनीशन आएंगे। तो इसी तरह दे देता है, डायरेक्ट एक दे देगा 5 नंबर में आपका क्वेश्चन कि यांत्रिक पदार्थों के यांत्रिक गुणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। या फिर अगर 1 नंबर में देना होगा तो इसके अंदर की चीज़ें देगा, जैसे कि तन्यता को परिभाषित कीजिए, कठोरता को, नम्यता को परिभाषित कीजिए, रासायनिक गुणों के मतलब अंदर की 2 चीज़ों को लिखिए, 2 चीज़ों पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे देगा। तो देखिए सबसे पहले से क्लियर एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये मतलब ये दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब वैसे मैं लिखा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो पहला था उसमें प्रत्यास्था आता है, सामर्थ्य आता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, प्लास्टिकता आता है, नम्यता, तन्यता, कठोरता, कड़ापन, मतलब सरांत, विसर्पण, और काफ़ी सारी चीज़ें आती है, दुर्मयता, मतलब बहुत सारी चीज़ें सब में। देखिए थर्मल में भी है, विशिष्ट ऊष्मा प्रसार, ऊष्मीय चालकता, सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, वह गुण जिसके कारण उस पर लगने वाले भारों व बलों के प्रतिरोध क्षमता व व्यवहार को प्रदर्शित कर सके, यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इसके कई टाइप्स आते
हैं, जैसे प्रत्यास्था, ठीक है। इलास्टिसिटी आपने देखा होगा, इसको बारे में आप शायद जानते भी होंगे। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के आकार तथा आकृति में बाह्य बलों के प्रभाव से अस्थायी परिवर्तन नहीं हो पाता। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक है, आपने उसे खींचा, लेकिन खींचने के बाद आपने उस पर बल लगाया, बाह्य बल लगाया, कोई खींचा, फिर आपने जैसे ही उसे छोड़ा वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू रबड़ मान लीजिए, रबड़ को क्या करेंगे, आप खींचेंगे, ठीक है, बाह्य बल लगाकर आप खींचेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो अपनी ही अवस्था में आ जाता है। इसी को प्रत्यास्था का गुण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात आती है प्लास्टिकता की। इसमें जो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी यांत्रिक गुण है, इसमें दूसरी आती है प्लास्टिकता, प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर प्रत्यास्थापित सीमा से अधिक बाह्य बल लगाकर बिना अवस्था बदले उसे आकृति में परिवर्तित करना ही प्लास्टिसिटी कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका जो अभी आपने ऊपर देखा उसमें तो आपने रबड़ को खींचा, लेकिन फिर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है प्लास्टिकता में, आपने बाह्य बल इतना प्रत्यास्थित सीमा से अधिक, मतलब प्रत्यास्थित सीमा से अधिक का मतलब क्या है, इतना ज़्यादा मतलब बाह्य बल लगा दिया प्रत्यास्थित सीमा से अधिक कि उसको खींचने के बाद रबड़ वो दोबारा अपनी अवस्था में नहीं जा पाया, दोबारा अपनी अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाया। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग, इमेजिन करिए कोई स्प्रिंग आपके हाथ में है, तो आपने जैसे कुछ खींचा, छोड़ दिया, तो वो तो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा बल लगा के खींच दिया कि वो जैसे उसका पूरा बल मतलब नीचे समझिए कि स्प्रिंग वो एक टाइप का कहिए ख़राब टाइप का हो गया, वो वैसे जिसे आपने खींचा एकदम बल लगाकर ज़्यादा, वो वैसे ही रह गया। तो यहीं पे वही कह रहा है कि वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर प्रत्यास्थित सीमा से अधिक बाह्य बल लगाकर बिना अवस्था बदले उसकी आकृति में परिवर्तन करना ही प्लास्टिकता कहलाता है। मतलब उसको अपने प्रत्यास्थित सीमा से अधिक बाह्य बल जब लगा देंगे तो उसको खींचेंगे स्प्रिंग को, तो उसी अवस्था में ही रह जाएगा, मतलब परिवर्तित रह जाएगा। तो इसी को हम प्लास्टिकता कहते हैं। फिर तीसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी यानी नम्यता। तो वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे चाप के आकार में झुकाया जा सके। मतलब कहने का मतलब क्या है, नम्यता मतलब वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल लगाकर उसे चाप के आकार में झुकाया जा सके नम्यता कहलाती है। फिर आती है स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अधिकतम बाह्य बल को सहन कर सके, मतलब उसकी शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होती है, सामर्थ्य मतलब शक्ति होती है, स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है शक्ति या फिर सामर्थ्य। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अधिकतम बाह्य बल को सहन कर सके, ठीक है। अब देखिए आती है ये आपकी नम्यता, सॉरी नम्यता नहीं है, नम्यता अभी हमने ऊपर देख लिया है, ये है आपकी तन्यता, ठीक है, ड्यूटिलिटी। तो वह गुण जिसमें बाह्य बल लगाकर पतले तारों में परिवर्तित कर सके। तन्यता मतलब आपको मालूम है, तन्यता मतलब क्या है, तनाव, मतलब तानने से मतलब है, तानने से मतलब है जैसे कोई भी पदार्थ हो गया आपके पास, उसको हम तान के पतला कर देते हैं, उसी को तन्यता कहते हैं। तो वह गुण जिसमें बाह्य बल लगाकर, बाह्य बल मतलब हम हमारे द्वारा लगाया गया बल, मतलब हमारे द्वारा से मतलब है कि बाह्य बल उसका अपने आप का बल नहीं, उसका आंतरिक बल नहीं, हमारे द्वारा या फिर किसी प्रकार से हमारे द्वारा बल लगाया जाएगा। तो वह गुण जिसमें बाह्य बल लगाकर पतले तारों में परिवर्तित कर सके उसी को क्या कहते हैं, हम तन्यता कहते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे भंगुरता। यहाँ पे देखिए भंगुरता, तो जिसके कारण प्रत्यास्थ सीमा से बाहर लंबाई का विरोध करे, अर्थात पदार्थ को खींचने या चोट करने पर आकार में बिना परिवर्तित टूट जाए। भंगुरता क्या मतलब होगा कि पदार्थ को खींचने या चोट करने पर आकार में बिना परिवर्तित हुए वो टूट जाए, इसी को हम भंगुरता कहते हैं। फिर अब बात आती है कठोरता की। तो वह गुण जिसके कारण वह खरोच व घिसाव, वह गुण जिसके कारण वह खरोच व घिसाव का विरोध करे, पदार्थ को नर्म करने पर कठोरता कम होती है। सबसे कठोर हीरा व कांच होता है, ठीक है। तो कठोरता आप जानते भी होंगे, जो हीरा होता है काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, पदार्थों में मतलब सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है। अब देखिए ये तो हो गई इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी आपने देखा, तो ये इसके बाद अभी 2-3 और हैं, जैसे कड़ापन हो गया। तो वह गुण जिसके कारण धातु को बिना मोड़े तोड़े जा सके, मतलब बिना मोड़े तोड़ा जा सके। वह गुण जिसके कारण धातु को बिना मोड़े तोड़ा जा सके, मतलब जैसे कई धातु होते हैं जिसे बिना मोड़े ऐसे ऑटोमेटिक हम तोड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कड़ापन, ठीक है। फिर आती है मेलेबिलिटी यानी कुटयता।
वह गुण जिसके कारण धातु को पीटकर या रोलिंग करके पतली चादर बनाया जा सके उसे क्या, उसे कुटयता यानी मेलेबिलिटी कहते हैं। फिर बात आती है विसर्पण की, क्रीप की। तो पदार्थ में लंबे समय तक, मतलब पदार्थ में लंबे समय वह प्रतिबल भार लगे रहने के कारण पदार्थ में मंद प्लास्टिक, जो प्लास्टिकता कहते हैं, तो मंद प्लास्टिक विरूपण हो जाता है तथा एक समय ऐसा आता है जब पदार्थ टूट जाता है। ठीक है, जब पदार्थ टूट जाता है इसी को हम विसर्पण कहते हैं। फिर आता है श्रांत, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका श्रांत है ये इंपॉर्टेंट है। यह मशीन, मतलब मशीन या मशीन पार्ट पर चक्री रोलिंग के कारण अचानक उत्पन्न प्रतिबल के कारण पार्ट्स टूटने की संभावना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, श्रांत कई बार पूछा जा चुका है। यह मशीन या मशीन पार्ट पर चक्री रोलिंग के कारण, मतलब मशीन या मशीन पार्ट पर चक्री रोलिंग के कारण अचानक उत्पन्न प्रतिबल के कारण पार्ट्स टूटने की संभावना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, श्रांत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपकी हो गई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब यांत्रिक गुण। फिर बात आती है दूसरी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी प्रौद्योगिकी गुण। अब इसमें भी कई टाइप्स होंगे, जैसे पहले आपने यांत्रिकी गुण पढ़ा उसमें टाइप्स थे, तो इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, धातुओं के प्रौद्योगिकी गुण, मतलब धातुओं के टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वे गुण हैं जिसके कारण पदार्थ फैब्रिकेशन में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते और पदार्थों को आसानी से मशीनिंग, कटिंग या फॉर्मिंग तथा वेल्डिंग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसमें पदार्थों को आसानी से मशीनिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग और वेल्डिंग किया जा सकता है। मतलब पदार्थों को इस प्रकार से आप फॉर्मिंग कर सकते हैं या फिर वेल्डिंग या फिर मशीनिंग या फिर कास्टिंग, मतलब कटिंग भी कर सकते हैं। फिर आपके इसमें पार्ट्स आते हैं, पहला आता है मशीनन योग्यता। तो मशीनन योग्यता क्या होता है, मशीनन योग्यता से तात्पर्य यह है कि कितनी आसानी से किसी कटिंग टूल द्वारा किसी धातु को छीलना या उतारना संभव है। मतलब कोई आपकी धातु हो गई तो उसको कितनी हम आसानी से उसको काट सकते हैं या फिर छील सकते हैं। यदि धातु को छीलने या उतारने की क्रिया आसानी से संपन्न हो सकती है तो हम कह सकते हैं कि आमुक धातु मशीनन योग्यता रखती है। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल वे में मैंने डिफिनीशन लिखा है अपने पास से, मतलब कई जगह बुक से देख करके, मतलब बढ़िया बढ़िया जो डिफिनीशन हो आपको रटने लायक ना हो, आप आसानी से देखते ही इसको याद कर लेंगे। फिर आते हैं निर्माण योग्यता। तो जिस आसानी से किसी धातु को एक विशिष्ट आकार में बल लगाकर बिना टूटे परिवर्तित किया जा सकता है, धातु की निर्माण योग्यता कहलाती है। इसमें भी कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिस आसानी से किसी धातु को एक विशिष्ट आकार में बल लगाकर, मतलब कोई एक विशिष्ट आकार हो गया उसमें बल लगाकर बिना टूटे परिवर्तित किया जा सके, धातु की निर्माण योग्यता कहलाती है। फिर आती है ढलाई योग्यता यानी कास्टेबिलिटी। तो धातुओं की ढलाई योग्यता वह गुण है जिससे धातु को विभिन्न आकारों में आसानी से ढाला जा सकता है, मतलब आसानी से विभिन्न आकारों में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर आती है वेल्डनीयता, इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग के बारे में आप जानते भी होंगे। तो किसी धातु का वह गुण जिससे वेल्डन प्रक्रिया द्वारा दो टुकड़ों को आपस में जोड़ा जा सके, वही आपकी क्या कहलाती है, वेल्डनीयता। आमतौर पर आप वेल्डिंग देखे भी होंगे। अब बात आती है इसके अगले प्रॉपर्टीज़ की, जो आपकी है थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसका पहले आप हिंदी जान लीजिए। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब ऊष्मीय गुण, जितने इसके ऊष्मीय गुण है, पदार्थों के ऊष्मीय गुण। तो वह गुण जिसके कारण पदार्थ ऊष्मीय गुणों के प्रभावों को प्रदर्शित करे ऊष्मीय गुण कहलाता है। अब इसमें आते हैं जैसे विशिष्ट ऊष्मा, आप विशिष्ट ऊष्मा जानते भी होंगे, स्पेसिफिक हीट। तो इकाई द्रव्यमान वाले, ठीक है, इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा इस मतलब विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या, इकाई द्रव्यमान। ठीक है, इकाई द्रव्यमान मतलब 1 किलो द्रव्यमान कहिए ऐसे। तो इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा मतलब विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मात्रा किसका क्या होता है, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम कहिए, या फिर एसआई में क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। देखिए ऊष्मीय प्रसार, इसके टाइप्स जो होते हैं, जो पहला तो विशिष्ट ऊष्मा हो गया, दूसरा होता है ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, पदार्थ को गर्म करने पर उसके वॉल्यूम यानी आयतन में होने वाली वृद्धि ही ऊष्मीय प्रसार है। जब किसी तापमान के तापक्रम में वृद्धि करने पर लंबाई में वृद्धि हो, मतलब लंबाई में जब वृद्धि हो तो उसे रैखिक प्रसार, और आयतन में वृद्धि हो तो उसे आयतन प्रसार, व क्षेत्र में वृद्धि हो तो उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। मतलब जो ये प्रसार है, इस
इसमें इसका मतलब मेन तात्पर्य क्या है, पदार्थ को गर्म करने पर, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो गया, उसे हम जब गर्म करेंगे तो उसके आयतन में परिवर्तित मतलब वृद्धि होगी। तो आयतन में वृद्धि होती है तो मतलब इसका उसमें आयतन प्रसार कहेंगे। फिर उसके बाद से लंबाई में वृद्धि होती है, उसे रेखीय प्रसार कहेंगे। और आयतन में आयतन और क्षेत्र में वृद्धि होगी तो क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। अब नोट में देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, ऊष्मा प्रसार के शुद्ध अपवाद हैं, मतलब ऊष्मा प्रसार के कुछ अपवाद हैं। जैसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, तो ऊष्मा प्रसार में भी कुछ अपवाद हैं। रबर गर्म करने पर सिकुड़ती है। 0 डिग्री सेल्सियस से मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म करने पर आयतन में कमी होती है। ये सब मतलब इसके अपवाद हैं। अब देखिए नेक्स्ट आती है आपकी, छोटा हो गया, बड़ा कर लीजिए इसको थोड़ा। नेक्स्ट आती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ऊष्मीय चालकता। तो वह गुण जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है, इससे तो उसको क्या कहते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि वह गुण जिसके कारण ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा और के से दर्शाते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। सभी धातु में चांदी कापर, मतलब जो सभी धातु हो गए, जैसे चांदी कापर, मतलब जितनी भी धातु हो गई वो चालकता उसमें अधिक होती है। इसका फार्मूला होता है Q = -KA/dT/dx, Q = -KA/dT/dx, जहाँ पे K क्या है, पदार्थ की ऊष्मा चालकता है, जिसे W/m के लिखते हैं। Q क्या है, ऊष्मा प्रवाह की मात्रा है। dt क्या है, तापक्रम में तापांतर है, मतलब जो आपका ताप में अंतर होता है वही तापांतर है। और dx क्या है, मोटाई में वृद्धि है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ऊष्मीय क्षमता, यानी ऊष्मीय क्षमता जो आपका थर्मल कहिए कैपेसिटी कहिए, ठीक है। किसी पदार्थ के द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो उसे थर्मल कैपेसिटी यानी ऊष्मीय जो आपकी क्षमता है वही कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ को मतलब किसी पदार्थ के द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता है उसे थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है Q = mc/dt, या फिर कहिए Q = mc मतलब डेल्टा टी, या फिर लैम्डा टी नहीं कहते हैं, डेल्टा टी ज़्यादा चलता है। तो Q = mc/डेल्टा टी। अब यहाँ पे C का मान पक्षांतर करके निकाल ही सकते हैं। फिर बात आती है थर्मल स्ट्रेस की। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रतिबल, मतलब थर्मल स्ट्रेस का मतलब ऊष्मीय प्रतिबल। किसी छड़ के सिरों को फिक्स्ड करके गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार रुकने के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, जो प्रतिबल ऊष्मा मतलब उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेस यानी ऊष्मीय प्रतिबल कहते हैं। इसका भी फार्मूला होता है सिग्मा = λL/L। तो उसमें इसका डिफिनीशन केवल पूछ देगा आपसे कि जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसके बारे में कि उसमें प्रॉपर्टीज़ के जितने भी गुण हैं, मतलब अंदर की चीज़ें, उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या फिर डायरेक्ट आपसे थर्मल स्ट्रेस पूछ देगा, मतलब इसका वो आपको केवल डिफिनीशन लिखने के लिए पूछता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऊष्मीय श्रांत, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एक नंबर में पूछता है। तो ऊष्मीय श्रांत थर्मल फैटिग। अब देखिए किसी पदार्थ को बार बार गर्म या ठंडा करने पर उसमें प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। आपको मालूम होगा किसी पदार्थ को जब बार बार गर्म करेंगे ठंडा करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो जिसे थर्मल फैटिग कहते हैं। बार बार यही प्रतिबल जो उत्पन्न होता है गर्म करने पर ठंडा करने पर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, इसी को हम ऊष्मीय श्रांत कहते हैं, जिसके कारण पदार्थ में आंतरिक दरारें पड़ जाती हैं। अब बार बार गर्म करेंगे, आप ठंडा करेंगे तो उस पदार्थ में आंतरिक दरारें पड़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, थर्मल शॉक्स, ठीक है। तापमान में हुए अचानक परिवर्तन के कारण मशीन अपव्ययों में उत्पन्न प्रभाव ही थर्मल शॉक्स कहलाता है। अब देखिए शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा कि थर्मल शॉक्स क्या होता है। थर्मल शॉक का मतलब होता है ऊष्मीय झटके। तो तापमान में हुए अचानक परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन होगा तो मशीनों में झटके, जो आपके मशीनों में झटके आते हैं, अब यहाँ पे दिया है अपव्यय, मतलब इसका मतलब वही है, झटकों से मतलब है, ठीक है। ये आपका मतलब सही रूप थोड़ा नहीं है हिंदी का, तो आपका समझिए ऐसे झटके से। तो तापमान में जब अचानक परिवर्तन होगा तो मशीनों में झटके उत्पन्न प्रभाव ही क्या कहते हैं, आपके जो झटके उत्पन्न होते हैं मशीनों में, उसी के प्रवाह को क्या कहते हैं हम, थर्मल शॉक्स कहते हैं, ठीक है। थर्मल शॉक्स मतलब ऊष्मीय झटके। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब पदार्थों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो वह गुण जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य औद्योगिक
पदार्थ या प्रकृति के संपर्क में आने पर रासायनिक क्रिया कर लेता है, जिससे उसकी रासायनिक गुण कम हो जाती है। मतलब कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, वह गुण जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य औद्योगिक पदार्थ या प्राकृतिक पदार्थ के संपर्क में आने पर रासायनिक क्रिया कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण कहते हैं। अब रासायनिक गुण में क्या आती है, अम्लता तथा क्षारीयता, रासायनिक संगठन। तो अम्लता तथा क्षारीयता क्या होती है, अम्लों तथा क्षारों के प्रभाव को क्रमशः अम्लता तथा क्षारीयता कहते हैं। मतलब इसमें तो कुछ है नहीं, बस अम्लता तथा क्षारीयता, अम्लों तथा क्षारों के प्रभावों को क्रमशः अम्लता, मतलब जिसमें अम्लों के प्रभाव रहेंगे और क्षारीय के प्रभाव रहेंगे, उसी को हम अम्लता तथा क्षारीयता कहते हैं। फिर रासायनिक संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ के इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिए, किसी पदार्थ के इंजीनियरिंग गुणों को सुधारने के लिए, ठीक है, किसी पदार्थ के इंजीनियरिंग गुणों को सुधारने के लिए पदार्थ में वांछित मात्रा में अन्य तत्व मिलाना ही रासायनिक संगठन कहलाता है। सीधे शब्द में समझिए कि किसी पदार्थ को, मतलब जैसे उसको अपने लायक शुद्ध रूप से बनाने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए क्या कहते हैं, उसमें कुछ पदार्थ मिलाएंगे, कुछ रोधित पदार्थ मिलाएंगे, वांछित पदार्थ मिलाएंगे, तो उसी पदार्थ को मिला करके क्या कहते हैं, उसको हम रासायनिक संगठन कहलाते हैं। मतलब उसी पदार्थ को मिलाकर हम अपने उपयुक्त बना लेंगे, उसी को हम रासायनिक संगठन कहते हैं। फिर बात आती है परमाणु क्रमांक की। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो काफ़ी बार आप पढ़े होंगे शायद। फिर बात आती है परमाणु भार की, फिर अणु भार की। ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं PDF दे दूंगा, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। फिर संयोजकता की, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, काफ़ी इजी है, आप देख लेंगे। फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रवाह की जा सके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रिकल गुण, विद्युत प्रॉपर्टी मतलब विद्युत गुण कहलाती है। विद्युतीय तथा अविद्युतीय पदार्थ का चयन निम्न गुण के आधार पर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसी यानी जिसको आप विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, वह गुण जिसके कारण विद्युत प्रवाह का विरोध हो, मतलब उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहते हैं। मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। अब देखिए, आप मालूम होगा, आप जो प्रतिरोध कहते हैं, तो ये प्रतिरोध नहीं, ये आपकी प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आपका सूत्र क्या होता है, R इज प्रोपोर्शनल, तो मतलब L अपान A होता है। तो आपका जो R यहाँ पे रो हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे आप, तो रो इक्वल टू क्या आ जाता है, RA अपान L हो जाता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत चालकता, तो वह गुण जिससे विद्युत प्रवाह आसानी से हो, विद्युत चालकता अधिक व प्रतिरोधकता कम होने पर पदार्थ सुचालक होता है, ठीक है। विद्युत के जैसे देखिए, विद्युत चालकता अधिक व प्रतिरोधकता कम होने पर पदार्थ सुचालक होता है। मतलब उसमें सुचालक का मतलब क्या है, उसमें जो ऊष्मा का या फिर विद्युत का हो, उसका आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बात आती है तापीय विद्युतकता, मतलब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एक बार चेक कर लीजिए, आवाज़ तो जा रही है, हाँ चलिए, आवाज़ जा रही है, ठीक है। अब देखिए तापीय विद्युतकता क्या होती है, इस गुण से दो असमांतर तारों को जोड़कर संधि बनाकर, ठीक है, दो असमांतर तार को जोड़कर संधि बनाकर सिरों को गर्म करने पर तारों के परिपथ में विद्युत प्रवाह होने लगती है। जैसा कि आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, वही है, जैसे कि इस गुण में दो असमांतर तार रहेंगे, उसको जोड़ेंगे, संधि बना देंगे, तो सिरों को जब गर्म करेंगे तो तारों के परिपथ में मतलब धारा प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाह होने लगेगी। यहाँ पे जो आपको परिपथ दिख रहा होगा। अब देखिए, ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे आपने अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, फिर से आपने केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, तो दो तीन आपने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली। अब देखिए इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे मैंने आपको, चलिए एक बार पहले दिखा दूँ, जो मेन यही थी, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको चलिए पहले ऊपर इंटरफेस पे दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली आपने, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अम्लता आधारिता। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपने थोड़ी सी पढ़ ली। फिर आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे थोड़ा सा आप इंटरफेस देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके लास्ट में भी दो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 2-2 नंबर में हर बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है, चुंबकत्व है, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व। ये आपने कई बार शायद इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में तो नहीं रहता है, इंटरमीडिएट में रहता है, या फिर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा इसको, ठीक है। चुंबकत्व को, प्रतिचुंबकत्व, जो नॉर्मल चीज़ें हैं इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से देख लेंगे, खुद से क्या आपको शायद याद भी होगा मैग्नेटिक के बारे में, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसके भौतिक गुण, जैसे उसकी आकार हो गई, आकृति हो गई, रंग हो गया, उसका घनत्व हो गया, ठीक है,
है उसकी संरचना हो गई, उसकी सांद्रता हो गई, मतलब ये कितना गाढ़ा है कितना, तो इसके ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप शायद ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन अब नॉर्मल चीज़ों से बताने का फ़ायदा नहीं है, जैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो नॉर्मल चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं, मतलब देख लेंगे आप अपने आप। अब देखिए जो लास्ट के 1-2 टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको दिखा दूँ, चलिए पहले उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो आपके चैप्टर है उसके सबसे लास्ट के टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे ज़्यादा मतलब 90% चांस रहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी से क्वेश्चन उठते हैं, उसी से क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में कैसे पूछता है, मान लीजिए कि आपकी जो 7 प्रॉपर्टी थी, तो कोई एक प्रॉपर्टी दे देगा। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन देगा तो कोई एक प्रॉपर्टीज़ देगा, जैसे मान लीजिए कि पहला ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, तो अब कहेगा ऐसे कहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि पदार्थों के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी यांत्रिक गुणों के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी मतलब उसके यांत्रिक गुण के अंदर जितने आते हैं, नम्यता, तारिता, मतलब जितनी चीज़ आती हैं उन सबको आपको डिफाइन करना होगा। या फिर अगर ऐसे पूछेगा कि डायरेक्ट पूछ देगा कि नम्यता को परिभाषित कीजिए, तन्यता को परिभाषित कीजिए, तो वो आपको एक एक नंबर में करके पूछेगा, एक एक नंबर या फिर 2 नंबर में, ठीक है। देखिए इसके लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं PDF को सेंड कर दूंगा, आप चाहें तो PDF की सहायता से भी पढ़ सकते हैं ऐसे, इसलिए कि यहाँ पे जो भी डिफिनीशन है तो मतलब सिंपल वे में काफ़ी आसानी से, मतलब काफ़ी आसान भाषा में लिखे गए हैं, इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए बात आती है एक बायोमेटेरियल, ठीक है। तो मानव शरीर में जो भाग बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं उनके स्थान पर बायोमेटेरियल से निर्मित कंपोनेंट से बदला जाता है। मतलब मानव शरीर में जो बीमारी से डैमेज हो जाते हैं, कहीं ख़राब हो जाते हैं, उसे बायोमेटेरियल से ही निर्मित कंपोनेंट से बदला जाता है। अतः इन मटेरियल्स को टॉक्सिक्स नहीं होना चाहिए, इन मटेरियल्स को टॉक्सिक्स नहीं होना चाहिए तथा बॉडी डिस्यूज के कारण किसी प्रकार विपरीत बायोलॉजिकल प्रभाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अतः मेटल्स, सेरेमिक्स, पॉलीमर्स, कंप्यूटिव तथा सेमीकंडक्टर्स का उपयोग बायोमटेरियल्स की तरह किया जा सकता है। अब बात आती है सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर से विद्युत गुण होते हैं, मतलब सेमीकंडक्टर में विद्युतीय गुण होते हैं तथा ये गुण विद्युतीय कंडक्टर्स तथा विद्युत कुचालकों के गुणों के मध्य होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें यदि अशुद्धि के परमाणुओं की थोड़ी सी मात्रा उपस्थित रहती है तो ये मटेरियल्स उन अशुद्धियों के विरुद्ध काफ़ी चेतन होते हैं, मतलब काफ़ी चेतन होते हैं। इंटीग्रेट सर्किटों मतलब IC जिसको कहते हैं का विकास इन्हीं के कारण हुआ है तथा समस्त इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर उद्योगों में एक तीव्र विकास इन्हीं के कारण पिछले कुछ दशकों में दिखाई दिया है। मतलब जो सेमीकंडक्टर होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, समस्त इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर उद्योगों में एक तीव्र विकास इन्हीं के कारण हुआ है, और जो IC होते हैं इन्हीं के कारण मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का विकास ज़्यादातर इस युग में हो रहा है। अब देखिए आपका ये चैप्टर जो था इसमें बेसिक यही क्वेश्चन थे आपके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको धातु अधातु सेरेमिक्स करके प्रॉपर्टीज क्लैरिफिकेशन उसका मतलब क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें से 1-2 टॉपिक पूछ सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज से ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसी से क्वेश्चन एराइज करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग, और 7 प्रॉपर्टीज में काफ़ी सारे हेडिंग्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो उसमें में से आपको कोई एक प्रॉपर्टीज देगा एग्जाम में, अगर 5 नंबर में देगा तो एक प्रॉपर्टीज कोई दे देगा, कहेगा कि इसके रासायनिक गुणों के मतलब पदार्थों के रासायनिक गुणों का पर संक्षिप्त में मतलब एकदम क्लियर डिटेल में टिप्पणी लिखिए, तो आपको वो 5 नंबर में देगा, उसके अंदर की चीज़ों को आपको लिखनी रहेगी। तो सारी चीज़ें आप देख लेंगे, बेसिक काफ़ी इजी डिफिनीशन है। और टेलीग्राम पे भी बने रहेंगे, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम पे नहीं बने रहते हैं, तो टेलीग्राम पे बने रहिए, वहाँ पे कभी कभी वीडियो नहीं बन पाता है, जो भी अपडेट आती है वहाँ पे दे दी जाती है, या फिर अपडेट के बाद जो भी क्लासेस चलती हैं उनका PDF अगर रहता है तो PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे आपको, तो आप टेलीग्राम पे बने रहेंगे। और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, इसलिए कि मुझे लगेगा कि हाँ मेरे विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लग रहा है, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है, वो लाइक कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं और सारी, देखिए अकेले हूँ तो ये हो सकता है कि सारी चीज़ें ना पढ़ा पाऊँ मतलब सही से, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं जो मतलब आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा किस टाइप से। साथ में लास्ट में आपको मॉडल पेपर भी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहता है उसको भी करा दूँगा। कराने से मतलब क्या है कि उसको भी आपको दिखा दूँगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एराइज होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता
करा दूंगा। और ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप बस वीडियो देख लेंगे तो इसके बाद से आपको आगे शायद कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस इसी में से आपका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो डेफिनेशन सही से मतलब हो नहीं पाया है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, मतलब जो आपको थोड़ा टफ लगे, ठीक है। और इसके बावजूद अगर कोई आपको जानकारी चाहिए मतलब किसी सब्जेक्ट का, अदरवाइज मतलब कोई चैप्टर का जो आपको न आता हो उसका वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो एक दो सब्जेक्ट हैं जो खास सब्जेक्ट हैं उसका आपको सबका मतलब वीडियो मिलेगा हर एक चैप्टर का। लेकिन जो थोड़े से नॉर्मल सब्जेक्ट हैं जो हर किसी को आते मतलब आसान है उसका वीडियो, इसलिए कि अकेले काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ाना मतलब पढ़ाना असंभव है, असंभव तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो और आसान तरीके से, आसान सिंपल भाषा में सिंपल डिफिनीशन के साथ आपकी वीडियो बने। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी आगे के वीडियो क्लासेज आए या फिर लेटेस्ट न्यूज़ आए वीडियो पे से आपको मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।